नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जमाई बाबू। शालू, जरा जल्दी हाथ चलाओ, आज होली है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी ननद और नंदोई भी आ जाएंगे। फिर तुम्हें भी तो होली खेलने जाना होगा, इसलिए पहले जल्दी जल्दी खाना बना लो, फिर तुम सब होली खेलने चले जाना। और संदीप कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कल्पना जी अपनी बहू शालू से बोली। शालू, जो कि पहले से ही रसोई में खाने की आधी तैयारी कर चुकी थी, वह बोली, मम्मी जी, संदीप बाजार से मिठाई लाने गए हैं, मगर अभी उनका फोन आया था कि होली की वजह से बाजार में सारी दुकानें बंद हैं। दीदी जीजाजी आ रहे हैं और उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, इसलिए संदीप उनके लिए मीठा लाने गए हुए हैं। कल्पना जी बोली, अरे मैंने संदीप से कहा भी था कि मिठाई रात को ही लाकर रख दे। अब जमाई बाबू रोज रोज घर थोड़े ही आते हैं। खैर, अब मिठाई बाजार में नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, फ्रिज में गुलाब जामुन का पैकेट पड़ा है। शालू, तुम उसी के गुलाब जामुन बना देना। शालू की मेहनत और बढ़ गई, क्योंकि अब खाना बनाने के साथ साथ उसे गुलाब जामुन भी बनाने थे। और वह जानती थी, जब भी घर की बेटी पूनम और उसके पति प्रतीक घर आते थे, कल्पना जी या तो शालू से मिठाई बनवाती या खरीद कर लाने को कहती। अब बाजार में मिठाई मिल नहीं रही थी, इसलिए उसे घर में ही मिठाई बनानी पड़ेगी। यही सोचकर उसने जल्दी से फ्रिज से गुलाब जामुन का पैकेट निकाला और गुलाब जामुन बनाने लगी। शालू ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए वह अपने आप को अभागा मानती थी, मगर पति संदीप ने उसे इतना प्यार दिया था कि वह अपने आप को अब बहुत खुश नसीब मानती थी। सास कल्पना जी बहुत कड़क मिजाज महिला थी, मगर शालू ने ससुराल में सभी को अपना बनाने की पूरी कोशिश की थी। एक अच्छी बहू का टैग उसे जब भी मिलता, उसे लगता मानो उसकी मेहनत सफल हो गई। अपने माता पिता के प्यार से वंचित शालू ससुराल में सबको खुश रखती। उसे तो बस बदले में सबसे प्यार और सम्मान की अपेक्षा रहती। थोड़ी देर बाद घर की बेटी पूनम और प्रतीक होली खेलने आ गए और संदीप भी घर आ चुका था। अभी सभी लोग छत पर जाकर होली खेलने लगे। संदीप शालू को भी होली खेलने के लिए लेने आया तो देखा कि शालू का तो अब तक रसोई में काम ही खत्म नहीं हुआ है। शालू बोली, संदीप तुम लोग खेलो, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। संदीप बोला, नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ होली खेलने चलना होगा, काम तो पूरे दिन चलता ही रहेगा। और शालू का हाथ पकड़कर उसे छत पर होली खेलने के लिए ले गया। सभी लोग होली खेलने में व्यस्त थे कि थोड़ी ही देर बाद एक झन्नाटेदार चांटे की आवाज सुनाई दी। सभी की नजरें शालू पर गड़ गईं, क्योंकि शालू ने घर के जमाई बाबू प्रतीक जी के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया था। कल्पना जी तो यह नजारा देखकर हक्की बक्की रह गई और बिना देर किए बोली, पागल हो गई हो क्या शालू? होली के नशे में यह भी भूल गई कि यह हमारे घर के जमाई बाबू हैं। मम्मी जी, पागल मैं नहीं, पागल तो आपके जमाई बाबू हो गए हैं, जो होली के बहाने मुझसे छेड़छाड़ करने लगे थे। पूनम बोली, भाभी चुप रहो, मेरे पति पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लो कि इनकी पत्नी इस घर की बेटी है, और यह भला तुम्हें क्यों छेड़ेंगे? तुम कोई स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? संदीप, तेरी बीवी ने आज सारी हदें पार कर ली। देखा तूने कैसे तेरे जीजाजी पर इल्जाम लगा रही है? संदीप बोला, दीदी मेरी पत्नी क्यों बिना वजह जीजाजी पर इल्जाम लगाएगी? जीजाजी को ऐसी हरकत करने से पहले बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। छी। प्रतीक बोला, मेरा यकीन करो शालू, झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कल्पना जी बोली, कल मोही तूने आखिर अपनी औकात दिखा ही दी। सच कहते हैं लोग, बहू पराए घर से आती है और हमेशा पराई ही रहती है। शालू बोली, तो जमाई कौन सा आपके घर का होता है मम्मी जी? वह भी तो पराए घर का ही होता है। बस फर्क इतना है कि
आपको अपनी बेटी और जमाई की बातों पर विश्वास है, मगर बेटे और बहू की बातों पर नहीं। संदीप बोला, बहुत हो गया तमाशा। दीदी और जीजाजी, बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। कल्पना जी बोली, रुको, यह लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पहले शालू से कहो कि वह प्रतीक जी से माफी मांगे और आइंदा से कभी ऐसी हरकत दोबारा ना करे। संदीप बोला, मम्मी, शालू की क्या गलती है जो वह माफी मांगेगी? गलती तो प्रतीक जीजाजी की है, उन्होंने ऐसी नीच हरकत की है। कल्पना जी बोली, इस कल की आई हुई लड़की के लिए तू अपने जीजाजी के खिलाफ कुछ भी कैसे बोल सकता है? यह लड़की सरासर झूठ बोल रही है। संदीप बोला, मम्मी, मेरी और शालू की शादी को 3 साल हो चुके हैं और आप इसे कल की आई लड़की कैसे बोल सकती हो? क्या इन 3 सालों में आपको एक बार भी ऐसा लगा कि शालू इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? शालू अभी के अभी हमारे घर के जमाई बाबू से माफी मांगो, कल्पना जी कठोर आवाज में बोली। बात शालू के आत्मसम्मान की थी। शालू बोली, मम्मी जी, माफी तो प्रतीक जी को मुझसे मांगनी होगी, वरना इनकी इस हरकत के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कल्पना जी गुस्से में बोली, संदीप, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यह घर छोड़कर जाना होगा अभी के अभी। इस बदचलन बदजात औरत को अब हम अपने घर में नहीं रख सकते। जो औरत घर के जमाई का सम्मान नहीं कर सकती, वह हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर शालू की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि आज सही होते हुए भी वह अपने लिए कुछ कदम नहीं उठा पा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी समाज में बहू बेटों की बातों से ज्यादा बेटी और जमाई की बातों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। संदीप को भी अपनी माँ से यह उम्मीद नहीं थी। संदीप और शालू अपने कमरे में आ गए और अपना सामान पैक करने लगे। शालू की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसका पति संदीप उसके साथ था। दोनों ने अपना सामान लिया और घर से बाहर जाने लगे। घर में से किसी ने भी उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। संदीप और शालू 2-4 दिन अपने दोस्तों के यहाँ रहे। फिर संदीप ने दूसरे शहर में एक किराए का मकान ले लिया और वे लोग दूसरे शहर जाकर बस गए। दोनों का शुरुआती सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। संदीप ने नई नौकरी की तलाश की और बहुत कम पैसों में शालू को अपना घर चलाना पड़ा। शुरुआती 2 साल बहुत कठिन रहे, फिर धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई और संदीप की सैलरी बढ़ गई। लगभग 5 साल हो चुके थे उस बात को, मगर अब भी शालू के ससुराल वाले शालू से बात नहीं करते थे। वे लोग संदीप के टच में थे। संदीप से कभी कभार वे लोग फोन पर बात कर लेते थे। संदीप को आज उसकी माँ कल्पना जी का फोन आया और वह बोली, तेरे छोटे भाई जगत की सगाई हो गई है। अगले महीने की 15 तारीख को उसकी शादी है, तो तू शादी में आ जाना। अब तक कल्पना जी शालू से बात नहीं करती थी और शालू भी अपने आत्मसम्मान की वजह से रिश्तों में झुकना नहीं चाहती थी। इसलिए संदीप अकेले ही अपने भाई की शादी में पहुंचा। आज शालू फिर से एक बार अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरा परिवार होते हुए भी उसका कोई नहीं था। संदीप को अकेला देख शादी में उपस्थित सभी रिश्तेदार शालू के बारे में पूछने लगे। रिश्तेदारों में बच्चों की परीक्षा का बहाना बना दिया गया ताकि लोग बार बार शालू के बारे में ना पूछें। खूब धूमधाम से जगत का विवाह संपन्न हुआ और रोशनी घर की दुल्हन बनकर आ गई। रोशनी भी अब धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गई, मगर वह जब भी शालू भाभी के बारे में बात करने की कोशिश करती, उसे घर में कोई जवाब नहीं मिलता। पूनम, कल्पना जी सब यही कहते कि शालू बहुत तेज स्वभाव की लड़की थी, इसलिए उसकी घर में किसी से नहीं बनती थी। और अब वे लोग संदीप की दूसरे शहर में नौकरी के चलते वहीं दूसरे शहर में बस गए हैं, इसलिए यहाँ कम ही आते हैं।
धीरे धीरे रोशनी घर के में रच बस गई और उसकी शादी को भी 2 साल होने को आए थे। बस उसे हमेशा इस बात का मलाल रहता कि काश वह अपनी जेठानी से मिल पाती, बातें कर पाती, मगर उसने तो अब तक शालू को देखा भी नहीं था और जगत ने भी पहले ही रोशनी को बोल दिया था, अगर घर में सुख शांति चाहती हो तो इस घर में शालू भाभी का नाम कभी मत लेना। फिर से आज घर में खूब चहल पहल थी। सभी लोग छत पर होली खेल रहे थे। रोशनी भी सभी के साथ खुशी खुशी होली खेल रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी रसोई में आ गई और सासू माँ का काम में हाथ बटाने लगी। कल्पना जी बोली, रोशनी तू इतनी जल्दी होली खेलकर क्यों आ गई? अभी तो छत पर सभी लोगों की आवाज आ रही है। सभी तो छत पर ही हैं, फिर तू क्यों जल्दी वापस आ गई? रोशनी बोली, बस मम्मी जी, मन नहीं कर रहा होली खेलने का, कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वापस चली आई। रोशनी ने कल्पना जी से तो झूठ बोल दिया, मगर खुद से वह झूठ नहीं बोल पा रही थी। अब तक वह इसी सोच में थी कि आज प्रतीक जीजाजी ने जो उसके साथ किया वह सच था या उसकी कोई गलतफहमी। दरअसल आज प्रतीक ने रोशनी के साथ भी होली के बहाने गलत हरकत की थी, जिसे रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि वह अनजाने में हुआ था या जानबूझकर। थोड़ी देर में जगत छत से नीचे आया और रोशनी को जबरदस्ती छत पर होली खेलने वापस ले गया। रोशनी वापस होली खेलने जाना नहीं चाहती थी, मगर जगत ने उसकी एक ना सुनी। प्रतीक ने जब वापस रोशनी को छत पर देखा तो उसे लगा कि रोशनी को मेरे छूने से कोई आपत्ति नहीं हुई और वह वापस होली खेलने आई है। प्रतीक इसे अपने लिए इशारा समझने लगा और वह रोशनी के पास गया और उसे फिर से गलत इरादों से छूने लगा। इस बार रोशनी प्रतीक के गलत इरादों को भांप गई और रोशनी प्रतीक से डरकर भागी और जगत से गले लगकर रोने लगी। जगत बोला, क्या हुआ रोशनी, तुम रो क्यों रही हो? रोशनी बोली, जगत, प्रतीक जीजाजी मुझे गलत तरीके से छुए जा रहे हैं, उनके इरादे गंदे हैं। अचानक जगत को 5 साल पहले की घटना याद आ गई, जब शालू भाभी ने भी तो प्रतीक जीजाजी पर यही इल्जाम लगाया था और घर वालों ने संदीप भैया और शालू भाभी को ही गलत करार दे दिया था। रोशनी ने तो कभी शालू भाभी को देखा तक नहीं। शालू भाभी से बात करना तो दूर की बात थी। जगत ने तुरंत सारे घर वालों को जमा करके सारा मामला बताया। पूनम बोली, जरूर शालू भाभी ने ही तेरी बीवी के कान भरे होंगे जगत, तभी तो यह भी आज उन्हीं की बोली बोल रही है। दोनों जेठानी देवरानी ने मिलकर अच्छा प्लान बनाया है मेरे पति को फंसाने का। पीछे से प्रतीक बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो पूनम, सालू तो यहाँ से चली गई मगर मेरे पीछे इसको लगा गई। रोशनी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और बोली, जीजाजी कुछ तो शर्म करो, आपने मेरे साथ जब पहले यह हरकत की तो मुझे लगा शायद मेरी ही गलती होगी, मगर दूसरी बार मुझे समझ में आ गया कि आप कितने गिरे हुए इंसान हो। और शालू भाभी, उनके बारे में तो मुझे घर में कुछ और ही बताया गया है। उनसे बात करना तो दूर, मैंने तो आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी। कल्पना जी अब सब समझ चुकी थी। वे बोली, पूनम अपने गंवार पति को लेकर अभी की अभी मेरे घर से निकल। तू हर बार तेरे पति की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और मैं मूर्ख तुम लोगों की बात में आ गई। तुम लोगों की वजह से मैं अब तक अपनी गुणवान बहू पर शक करती रही और इतने साल अपने बेटे बहू से दूर रही। पूनम तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू अपने पति के मान सम्मान के चक्कर में उसको नहीं सुधार पाई और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पति को बढ़ावा मिलता गया। काश तूने पहली बार ही अगर तेरे पति के खिलाफ कदम उठाए होते तो आज दूसरी बार हम सभी को यह दिन ना देखना पड़ता। पूनम और प्रतीक की नजरें शर्मिंदगी से झुक चुकी थी और दोनों वहां से चले गए। कल्पना जी ने फोन करके अपने बेटे संदीप और शालू से माफी मांगी और बोली, काश
मैंने उस दिन शालू की बात पर विश्वास कर लिया होता, मगर मैं भी बेटी और जमाई के प्यार में अंधी थी, जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब भी कुछ देर नहीं हुई बेटा, तुम लोग वापस आ जाओ, हम सब वापस साथ में मिलकर रहेंगे। संदीप की वहां बहुत अच्छी जॉब हो चुकी थी, जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। संदीप बोला, मम्मी, हमें इस बात की खुशी है कि आपको सच्चाई का पता चला, वरना जिंदगी भर शरीर पर यह बोझ रह जाता कि हमें गलत इल्जाम में घर से निकाला गया। हम लोग अब वहां आते जाते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। शालू बोली, हाँ मम्मी जी, आपको सच पता चल गया, हमारे लिए यही काफी है। आज शालू को फिर से अपना परिवार वापस मिल गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।